Good afternoon. Welcome back to the Foundation of Microbiology Part 2. I am Dr. Swati Sharma from DRC, University of Delhi. So today we were discussing in the Foundation of Microbiology the growth curve of the microbes. As I told you that it has four different phases. In first part we already discussed the first phase, that is the lag phase, then log phase and then stationary phase. Now let's move to the last phase, which is the death phase or the decline phase. As the name suggests, during this phase there is the death of the microorganism, because this phase the detrimental environmental changes like nutrient deprivation and the buildup of the toxin waste is building up. तो अब एक बार जब माइक्रोब्स ने सारा न्यूट्रिएंट यूज़ कर लिया न्यूट्रिएंट मीडिया का, तो क्या हो रहा है, तो जितना भी न्यूट्रिएंट है वो उन्होंने यूज़ कर लिया, तो मीडिया क्या हो गया, न्यूट्रिएंट डिप्राइव्ड हो गया। और उसके साथ साथ क्या हुआ, अब जब सेल डिवाइड हो रहा है तो साथ साथ टॉक्सिक वेस्ट बिल्डअप हुआ। टॉक्सिक वेस्ट क्या होता है इस केसेस में, कार्बन डाइऑक्साइड, certain acids or base. So in a closed system they get build up in the culture media itself. So what it will cause? It will cause the death of the viable cells. So it will lead to the decline in the number of the viable cells. जब cells की death होगी तो automatically उनका number कम होने लगेगा. So this is the basic characteristic of the death phase. The death phase of a microbial population, like its growth during the exponential phase, is usually logarithmic. अब जैसे हमने देखा था कि जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज था उसको हम लॉग फेज भी बोलते हैं, वो एकदम ऐसे शार्प कर्व था, सीधी लाइन नहीं थी। तो उसी तरीके से डेथ फेज भी एक शार्प डिक्लाइन होता है। इट्स नॉट अ स्लो स्टेडी लाइन, इट्स अ शार्प डिक्लाइन और इट्स अ लॉगरिथमिक डिक्लाइन। ओके, सो दिस इज अ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ऑफ द सेल डाइज एवरी आवर। तो अगर आप इसको प्लॉट करोगे कि हर घंटे कितने सेल मर रहे हैं, तो आपको एक लॉग स्केल दिखेगा। सो दिस पैटर्न इन वायबल सेल काउंट होल्ड्स इवन व्हेन द टोटल सेल नंबर रिमेन्स कांस्टेंट, बिकॉज द सेल सिंपली फेल टू लाइज आफ्टर डाइंग। तो कभी कभी अगर आप सिर्फ सेल नंबर काउंट करोगे तो आपको लगेगा कि सेल नंबर तो कांस्टेंट है, जितना स्टेशनरी फेस में था। वो इसलिए होता है क्योंकि वो सेल सिर्फ प्रेजेंट है, वो लाइज भी नहीं कर पा रहे हैं, वो अपना सेल स्ट्रक्चर तोड़ भी नहीं पा रहे हैं। सो दे आर नॉट डाइंग, but it does not mean that decline phase is not taking place. So you have to pay attention not only to the total cell number but to the cell number which are viable. With viable I means living. So there are different biochemical assays which can be done to measure the cell death. One of these assay is MTT or staining them with dye. One dye is DAPI. So DAPI is a dye which stains the nucleus blue. तो जितने भी सेल्स लाइव होंगे या वायबल होंगे वो आपको माइक्रोस्कोप के अंदर ब्लू कलर के दिखेंगे, और जो डेथ होंगे वो नहीं दिखेंगे। देन दिस विल प्रोवाइड यू द एग्जैक्ट नंबर ऑफ द लिविंग सेल, एंड देन यू कैन प्लॉट द सेल नंबर्स विद द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम with the difference of around 1 hour, and then you will see the number of living cells are dying, so which is a characteristic feature of the death phase. So now we have studied the growth curve, the different phases of the growth curve. But what are the different factors which influence the growth curve? What is the influence of the environmental factors on the growth curve? Let's move to that. So there are different factors which can affect the growth. तो वो कैसे डिसाइड होगा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं? पहले हम देखते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए होता है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए। सबसे पहले हमें चाहिए होता है कल्चर मीडिया। तो सबसे बड़ा इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या होगा? न्यूट्रिएंट्स जो उस कल्चर मीडिया में प्रेजेंट है। फिर उसके बाद क्या होगा? पीएच। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एसिडोफाइल्स होते हैं। एसिडोफाइल्स मतलब उनको एसिडिक पीएच पसंद है। कुछ न्यूट्रल पीएच पे काम करते हैं। कुछ एल्किलोफाइल होते हैं। एल्किलोफाइल मतलब उनको एल्कलाइन पीएच पसंद है। फिर आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब किस तापमान पे आप ग्रो कर रहे हो। आप लोगों ने देखा होगा दही सिर्फ गर्मियों में अच्छा जमता है, क्योंकि दही जमने के लिए आप क्या डालते हो? खट्टा डालते हो या जमात डालते हो। वो एक्चुअली क्या है? वो एक बैक्टीरियल कल्चर है, लैक्टोबैसिलस का कल्चर है, और उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर ग्रो करने का क्या है? 37 to 40। तो ल्यूक वार्म दूध में ही आप वो कल्चर डाल के दही जमाते हो। अगर टेम्परेचर कम होगा तो दही नहीं जमेगा, ये अच्छा नहीं जमेगा।
तो इसलिए तीसरा फैक्टर क्या है, टेम्परेचर। फिर उसके बाद प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, whether your microbe is aerobic or anaerobic. Then other factors are your radiation, pressure. So all of them have a huge impact on the microbial growth. So all these parameters affect different microorganism. हर जैसे हर इंडिविजुअल की नीड अलग होती है, ऐसे ही हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की नीड अलग होती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला लैक्टोबैसिलस 37 टू 40 डिग्री पे बहुत अच्छा काम करता है, ऐसे ही एक बैक्टीरिया है थर्मोफिलस एक्वेटिकस, वो हमेशा 80 टू 90 डिग्री सेल्सियस पे अच्छा काम करेगा। तो ये बैक्टीरिया की या एक माइक्रोब की प्रॉपर्टी होती है कि वो कौन से टेम्परेचर पे और कौन से प्रेशर या पीएच पे अच्छा काम करता है। तो चलिए इसको समझते हैं, पर उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि न्यूट्रिएंट मीडिया क्या क्या होते हैं या वाटर एक्टिविटी क्या होती है। तो देखिए मैंने आपको बोला सबसे पहला है न्यूट्रिएंट मीडिया। न्यूट्रिएंट मीडिया आपका बना किस में है, वाटर में। तो उसमें कितना वाटर है, कितना कार्बन सोर्स है, उस पर डिपेंड करके डिफरेंट माइक्रोब्स की ग्रोथ होती है। तो इस टेबल पे आप देख सकते हैं दैट फर्स्ट इज योर प्योर वाटर, सच एज जिसमें पूरा लिक्विड मीडिया है जैसे कि ब्लड। फिर धीरे धीरे आपका वाटर परसेंटेज घटता जा रहा है। 1 मीन्स 100% वाटर, 0.85 मीन्स 85% वाटर, ठीक है। तो जिसमें जैसे आपका वाटर कंटेंट घटता जा रहा है वैसे ही आपका कल्चर मीडिया की प्रॉपर्टी चेंज होती जा रही है। और वैसे ही आप देखेंगे कि प्योर वाटर में बैक्टीरिया कल्चर ज़्यादा होता है। जैसे ही कल्चर मीडिया चेंज होता है फंजाई के लिए वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो जाता है, और कल्चर मीडिया चेंज होता है तो एल्गे के लिए अप्रोप्रिएट हो जाता है। तो ये सब बात हो गई न्यूट्रिएंट मीडिया की। अब आते हैं हम पीएच पे। तो पीएच को समझने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा पीएच होता क्या है। पीएच होता है नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ एच आयंस इन द मीडिया। तो जितने एच आयंस मीडिया में प्रेजेंट होंगे उतना एसिडिक मीडियम होगा। तो हमारा बॉडी का बेसिक न्यूट्रल पीएच होता है। न्यूट्रल पीएच जो होता है उसको बोलते हैं 7। तो कोई भी पीएच जो 7 से कम होगा उसको एसिडिक पीएच बोलेंगे, और कोई भी पीएच जो 7 से ज़्यादा होगा उसको हम एल्कलाइन पीएच बोलेंगे। तो जिन बैक्टीरियाज को एसिडिक पीएच पसंद है उन्हें एसिडोफाइल्स बोलते हैं। फाइल्स मीन्स लविंग एंड फोबिक मीन्स हेटिंग। तो जहाँ पे भी आपको फाइल वर्ड सुनाई देगा इट मीन्स लविंग। सो एसिडोफाइल्स आर द काइंड ऑफ माइक्रोब्स और बैक्टीरिया which love acidic pH. And when I say acidic pH, it means pH below than 7. So it can be ranging from pH 1 to pH 6.5 or 6.7. When I say alkalophiles, it means any bacteria or microbe which loves the alkaline pH. Alkaline pH is your pH which is beyond 7 till 14. तो 7.5 से 14 तक के pH में जो भी माइक्रोब्स ग्रो करेंगे उनको हम एल्किलोफाइल्स बोलेंगे, क्योंकि उनको एल्कलीन पीएच पसंद है। बट जो बैक्टीरियाज नॉर्मल पीएच पे ग्रो करेंगे उनको हम न्यूट्रल बैक्टीरियाज बोलेंगे। एंड ये बैक्टीरिया हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी का पीएच क्या है, 7। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स जो हैं वो वर्क करते हैं। हमारी बॉडी में भी बहुत सारे गट में माइक्रोबैक्टीरिया हैं जिनको ग्रो करना है, तो उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है, 7.4। सो हमें कौन सा बैक्टीरिया ग्रो करना है उसके लिए हमें ये नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा बैक्टीरिया किस पीएच पे ग्रो करता है। तो जो ये टेबल है दिस टेल्स यू विच बैक्टीरिया ग्रोज बेस्ट ड्यूरिंग विच पीएच। सो आफ्टर पीएच, after nutrient media, after water concentration and pH, the next important parameter is temperature. तो हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक बेल शेप कर्व होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ग्रो करने का। इस बेल शेप कर्व पे आप देखेंगे कि पीक ग्रोथ होती है जब बेल शेप कर्व ऊपर है, उठा हुआ है, उसको हम बोलते हैं टेम्परेचर ऑप्टिमा। और जहाँ पे बेल शेप कर्व आपका ग्राफ के एक्स एक्सिस को टच कर रहा है वहाँ मिनिमम ग्रोथ है या नो ग्रोथ है। तो मैक्सिमम ग्रोथ तभी होगी जब आपका टेम्परेचर ऑप्टिमा पहुँचेगा एक पर्टिकुलर माइक्रोब के लिए या बैक्टीरिया के लिए या फंजाई के लिए। तो जैसे कि माइक्रोब डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट पीएच में डिफरेंट तरीके की ग्रोथ दिखाते हैं, ऐसे ही माइक्रोब की प्रेफरेंस ऑफ टेम्परेचर भी डिफरेंट होती है। हर तरीके के माइक्रोब्स होते हैं, कुछ को
न्यूट्रल टेम्परेचर में या एम्बिएंट टेम्परेचर में ग्रो करना पसंद है, कुछ को लो टेम्परेचर सच एज एंटार्क्टिक रीजन में ग्रो करना पसंद है, कुछ को हाई टेम्परेचर पे ग्रो करना पसंद है। तो उस बेसिस पे हम उनको क्लासीफाई करते हैं। सो दिस ग्राफ शो यू डिफरेंट टेम्परेचर। तो अगर आप एक्स एक्सिस पे देखेंगे तो आपको टेम्परेचर दिखेगा फ्रॉम माइनस टू very high such as 120, and then you can see the different categories of the microbes. तो जिनको ज़्यादा टेम्परेचर पसंद है, जिनको बहुत ही एक्सट्रीम टेम्परेचर पसंद है, उनको हम बोलते हैं हाइपर थर्मोफाइल्स। मतलब हाइपर मीन्स एक्स्ट्रा, थर्मल मीन्स टेम्परेचर एंड फाइल्स मतलब लविंग। तो जिनको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पसंद है दे आर कॉल्ड हाइपर थर्मोफाइल्स। उनका टेम्परेचर रेंज क्या होगा? 70 to 110। So these are the bacteria which are found in hot spring. तो जो येलोस्टोन नेचुरल पार्क है वहाँ के हॉट स्प्रिंग पे जो बैक्टीरियाज मिलते हैं दे आर हाइपोथर्मोफाइल्स। देन वी हैव थर्मोफाइल्स जिनको ऑप्टिमम टेम्परेचर पसंद है, ना बहुत ज़्यादा गर्म ना बहुत ज़्यादा ठंडा। तो इनका टेम्परेचर रेंज होता है 40 डिग्री से 655 या 60 तक। देन वी हैव द वंस जिनको ठंड पसंद है, क्योंकि माइक्रोब्स तो हर जगह हैं। ऐसा नहीं है कि किसी इन्वायरमेंट में अर्थ के किसी कोने में माइक्रोब नहीं है। जब हमारे गट के अंदर तक माइक्रोब हो सकता है, हमारी स्किन तक पे माइक्रोब है, तो आर्टिक ओशन में भी माइक्रोब हैं। तो जिनको बहुत कम टेम्परेचर पसंद है उन लोगों को हम क्या बोलते हैं? उन बैक्टीरियाज को या उन माइक्रोब्स को हम बोलते हैं मीजोफाइल्स। सो दे कैन ग्रो इन एज लो एज -10 to 10 or 15 degrees Celsius. So they love the cold temperature, they survive under the cold temperature. And there are certain bacteria which like only the optimum temperature. Fungi such as yeast, आपने कभी देखा होगा कि आटा आप अगर बाहर छोड़ दो तो वो खमीरा हो जाता है। वो खमीरा क्यों होता है? क्योंकि उसमें एक मोल्ड या एक फंजाई ग्रो कर जाती है जिसका नाम होता है ईस्ट। तो अगर वो आप बाहर छोड़ोगे रूम टेम्परेचर पे तभी ग्रो होगा। इससे पता चलता है ईस्ट का ग्रोइंग टेम्परेचर क्या है या टेम्परेचर ऑप्टिमा क्या है? 37 to 39 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही दही जमाने के लिए आप जो भी यूज़ करते हैं वो आपको रूम टेम्परेचर में करना होता है या थोड़े से वार्म टेम्परेचर में। तो डेट इज़ योर 38 to 40 डिग्री सेल्सियस। सो इसी तरीके से आप डिसाइड करते हो कि कौन से बैक्टीरिया के लिए कौन सा टेम्परेचर यूज़ करना है। अब हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस कर लिया? अभी तक हमने डिस्कस कर लिया न्यूट्रिएंट मीडिया, हमने डिस्कस कर लिया पीएच, हमने डिस्कस कर लिया वाटर और टेम्परेचर। अब उसके बाद क्या बचा? सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर एयर, presence of air. See, we all need air to survive. So depending upon how much air is needed by the microbes, they are classified into different categories as you can see in this picture. तो फर्स्ट फ्लास्क जो आपको दिख रहा है, तो जैसे जो टॉप है वहाँ पे एयर का मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन है। व्हेन आई से एयर आई मीन ऑक्सीजन, बिकॉज ऑक्सीजन इज यूटिलाइज बाय द माइक्रोब्स। ओके, सो टॉप पे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन, और जैसे जैसे आप इस फ्लास्क के नीचे जा रहे हो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज फेलिंग डाउन। सो इन फर्स्ट केस द व्हेन यू सी द माइक्रोबियल कॉन्सेंट्रेशन high or the microbial concentration very good at the top, it means the bacteria are aerobic. Aerobic means they need air to survive or replicate themselves. और जब आप एकदम एक्सट्रीम कॉर्नर देखोगे राइट पे, वहाँ पे they are anaerobic means they do not need oxygen to survive, they can grow even without absence of oxygen. तो आप देखोगे कि नीचे आपको ग्रोथ दिख रही है। अगर आप यहाँ से राइट हैंड साइड से सेकंड लास्ट टेस्ट ट्यूब देखोगे, और जो बीच में दोनों देख रहे हो दे आर फैकल्टेटिव एनारोबिक एंड एनारोबिक। मतलब अगर उनको फ़र्क नहीं पड़ता, अगर ऑक्सीजन है तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो कर लेंगे। जैसे ऊपर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो वहाँ पे आपको ज़्यादा थिक बैच दिख रहा है और नीचे भी ग्रो कर लेंगे, और अगर ऑक्सीजन नहीं है तो पूरा डिवाइड होके भी ग्रो कर लेंगे। तो इनकी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन में कैसी ग्रोथ है हर बैक्टीरिया की, ये हमें पता होना चाहिए ताकि हम इनको कल्चर कर सके। तो अब हमने देखा कि अगर हमें बैक्टीरियाज को या माइक्रोब्स को अपने लिए कल्चर करना है, अपने बाय प्रोडक्ट्स बनाने के लिए कल्चर करना है, तो हमें कुछ कुछ चीज़ों की बहुत क्लियर समझ होनी चाहिए। पहली चीज़ क्या है? ग्रोथ कर्व। देन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ग्रोथ कर्व, तो वो सब फैक्टर्स हमने पढ़े। अब अगर हम
को ये ग्रोथ कर्व कंट्रोल करना है तो हम क्या फिजिकल या केमिकल एजेंट करेंगे जिनसे हम ये माइक्रोब्स कंट्रोल कर सकें, क्योंकि आप चाहते हो कि सिर्फ आपका इंटरेस्ट ऑफ माइक्रोब ग्रो करें, बाकी सब नहीं, क्योंकि बाकी सब माइक्रोब उसमें क्या होंगे, कंटैमिनेशन. सो यू नीड टू कंट्रोल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंड देयर आर टू वेज इन विच यू कैन कंट्रोल दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म. वन वे इज योर फिजिकल वे and second way is your chemical way. So in physical way you use physical agents. You can use physical agents क्या क्या हो सकते हैं, आपका टेम्परेचर. आपको पता है कि हर बैक्टीरिया एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ग्रो कर रहा है, तो अगर आपको एक थर्मोफाइल ग्रो करवाना है तो आप हाई टेम्परेचर रखोगे ताकि सिर्फ वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करे और बाकी ऑर्गेनिज्म ग्रो ना करें. और अगर आपको किसी मिसोफाइल ऑर्गेनिज्म का कल्चर करना है तो आप मेक श्योर करोगे कि आपके कल्चर का टेम्परेचर कम हो, और आपने जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए हैं आप उसको हाई टेम्परेचर पे स्टेराइल करो. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कल्चर के केसेस में आपको हर चीज़ स्टेराइल करनी पड़ती है ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप चाहते हो सिर्फ वही ग्रो करे और कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करें. सो यू कैन यूज़ फिजिकल मेथड सच एज हीट, देन यू कैन ऑल्सो यूज़ सर्टेन रेडिएशंस such as UV rays and gamma rays, because these rays are fatal to microorganisms. These rays destroy their DNA. So for sterilization you can use these rays. Then you can also use physical method of such as filters, ताकि जो आपके माइक्रोऑर्गेनिज्म है वो उन फिल्टर में ही ट्रैप हो जाएं. तो जैसे फिजिकल मेथड्स हैं ऐसे ही केमिकल एजेंट्स भी हैं. तो आप कोई भी माइक्रोबियल कल्चर करते हो तो आप केमिकल एजेंट्स भी यूज़ कर सकते हो स्टेरिलाइजेशन के लिए. वन ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल एजेंट इज़ योर स्टेरिलाइजर और योर सैनिटाइजर. Your sanitizers are what? Basically they are 70% alcohol. So 70% alcohol क्या करता है? It degrades the proteins of the pathogen. So आपने कोविड के केसेस में देखा होगा, we all were using sanitizers, and what that sanitizer were using, it was killing the microbe which was present on our hand surface or other surfaces. And other chemical agents are your potassium permanganate, your formaldehyde. So in फिजिकल, आज हम सिर्फ फिजिकल एजेंट्स डिस्कस करेंगे. फिजिकल एजेंट्स में सबसे पहला एजेंट है टेम्परेचर. जैसा कि आप ग्राफ में देख रहे हैं, हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक अलग टेम्परेचर ग्रोथ कर्व होता है. तो डिपेंडिंग अपॉन आपको कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करना है और कौन से को किल करना है, आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं. तो ये टेम्परेचर कंट्रोल दो तरीके का हो सकता है. या तो आप ड्राई हीट यूज़ कर सकते हो या वेट हीट यूज़ कर सकते हो. ड्राई हीट इज़ योर फ्लेम. जैसा कि हम घर में जो आग वाला फ्लेम होता है, ऐसे ही लैब्स में आप स्प्रिट लैम्प यूज़ करते हो या हाई टेम्परेचर ग्लास बीड्स यूज़ करते हो. तो उसमें जो हीट है वो ड्राई है, तो आप अपने सारे इंस्ट्रूमेंट्स उसमें डाल के रख देते हो ताकि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उस हीट में किल हो जाए. या आप वेट हीट भी यूज़ कर सकते हो. तो वेट हीट का यूज़ कहाँ होता है? ऑटोक्लेव में. तो ऑटोक्लेव में क्या होता है? ऑटोक्लेव में आप बहुत हाई टेम्परेचर रेज करते हो, अराउंड 121 डिग्री सेल्सियस एट हाई प्रेशर विच इज़ योर 15 psi, क्योंकि आप प्रेशर लो करोगे तभी टेम्परेचर हाई हो पाएगा. एंड उसके बॉटम में, ऑटोक्लेव के बॉटम में वाटर होता है जिसकी स्टीम बन जाती है 121 डिग्री सेल्सियस पे. एंड दैट स्टीम इज एक्चुअली यूज फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ योर ऑल इक्विपमेंट्स और योर कल्चर फ्लास्क or your culture media, so that your culture media is sterile before you use it for your desired culture. Okay, so autoclaving is the example of moist killing. So this table shows you कि कौन से ऑर्गेनिज्म के लिए कितना टेम्परेचर और कितना ड्यूरेशन चाहिए मॉइस्ट किलिंग के लिए. सो मॉइस्ट किलिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑटोक्लेव की. तो ईस्ट सबसे कॉमन फंगल इन्फेक्शन है. ईस्ट के लिए हमें 50 to 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए कम से कम 5 मिनट के लिए. अगर वेजिटेटिव सेल है तो पहले तो हम डिफरेंस समझते हैं वेजिटेटिव सेल और स्पोर्स में. वेजिटेटिव सेल्स आर योर सेल्स विच कैन नॉट रिप्रोड्यूस, एंड योर स्पोर्स आर योर एक्चुअली द एग्स, और दे आर द सेल्स विच विल रिप्रोड्यूस. एंड स्पोर्स आर मोर हार्डन्ड. हार्डन्ड से मिला मतलब है उनको डिस्ट्रॉय करना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है क्योंकि उनके ऊपर एक लेयर बनी होती है जो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. तो ये प्रोटेक्शन से वो
थोड़ा ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। इसलिए आप देखोगे कि जो भी स्पोरिक फॉर्म है उसके लिए टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, कम से कम 10 से 20 डिग्री ज़्यादा। तो ईस्ट के लिए यू नीड 70 to 80 डिग्री सेल्सियस इन द स्पोर फेज फॉर 5 मिनट्स। फॉर मोल्ड्स, मोल्ड्स आर अगेन योर फंगल्स। जब भी आप ब्रेड को किसी भी मतलब अगर आप ब्रेड को थोड़े वक्त के लिए बाहर छोड़ दें खुले इन्वायरमेंट में, तो आप देखेंगे कि उसमें एक फंगल ग्रोथ हो गई है, मोल्ड बन गए हैं। तो अगर इन मोल्ड को आपको डिसइंफेक्शन करना है तो उसके लिए टेम्परेचर इज 62 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स फॉर द वेजिटेटिव सेल स्टेट and 80 degrees Celsius for 30 minutes for the sporic stage. Then bacteria. So when I say bacteria, this is the most of the bacteria that we grow at general temperature. So they need 60 to 70 degrees Celsius for the vegetative state for 10 minutes. So they need more time and higher temperature as compared to yeast. Okay, and then 2 to over 80 minutes at 100 degrees Celsius. That's why we use autoclave. क्योंकि autoclave में see 121 डिग्री टेम्परेचर है, so it is covering everything. So all the contamination would be killed. Okay, or either you use it for 80 minutes at 100 degrees Celsius or 5 to 12 minutes or 5 to 15 minutes at 121 degrees Celsius. So for reaching 121 degrees Celsius, you have to lower down the pressure to 15 psi. And then for viruses, heating up to 30 minutes at 60 degrees Celsius is good enough. Then after heating, we have another physical parameter. So that physical parameter is called your HEPA filters. HEPA filter is your high efficiency purification systems. So आजकल आपने देखा होगा कि पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया है दिल्ली में. So we are using filters at home. So what are those filters? At home, these filters are HEPA filters. So these HEPA filters, they usually have a packed steel wool. तो ये पैक्ड स्टील वूल क्या करती है, ये एक छन्नी जैसा स्ट्रक्चर बना लेती है या सीव लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, जिसमें ये ट्रैप कर लेती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या बिगर पार्टिकल्स को. तो जैसे हमारे पास छन्नी के डिफरेंट डिफरेंट साइज होते हैं या सीव के डिफरेंट डिफरेंट साइज होते हैं, इसी तरीके से हमारे पास हेपा फिल्टर के डिफरेंट डिफरेंट साइज होते हैं. तो मोस्ट कॉमन हेपा फिल्टर जो हम यूज़ करते हैं डेट इज़ 0.3 माइक्रोन. तो जो आपको मैंने फर्स्ट पिक्चर आज दिखाई थी स्लाइड में, उसमें आपको बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर दिखाया था. मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर बिगर देन दैट. तो अगर हम ये वाला हेपा फिल्टर यूज़ करेंगे तो हम सारे बैक्टीरियाज को कैप्चर कर सकते हैं, सारे एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोआस को कैप्चर कर सकते हैं, बट सिर्फ एक चीज़ को कैप्चर नहीं कर सकते. वो एक चीज़ क्या है? वो एक चीज़ है आपके वायरसेस, क्योंकि वायरसेस का स्ट्रक्चर बहुत छोटा होता है और ये फिल्टर्स यूजुअली एक वैक्यूम से अटैच होते हैं. You can see it in the figure which is on your right. These filters are attached to your vacuum, so everything is sucked down and all the microbial communities are trapped over the filter. So you have to choose what you want to use, in which case you want to choose the heat sterilization and in which case you want to use the filter. So where you are worried about the composition of your material, you do not want to destroy it because of the heat, then you use the physical method of separation by filters. क्योंकि फिल्टर में आपका प्रोटीन डिग्रेड नहीं होगा. तो जब भी न्यूट्रिएंट मीडिया को करना होता है तो हम फिल्टर्स यूज़ करते हैं. And this is your laminar hood. So laminar hood is a device in which HEPA filters are fitted at the top. So these devices are usually used in the lab. तो HEPA filters को आप लार्ज स्केल में भी यूज़ करते हैं. सो इसी के साथ आज हम कंक्लूड करते हैं अपना फाइनल चैप्टर और फाइनल पार्ट 2 ऑफ फाउंडेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. एंड टुडे वी लर्नड अबाउट द डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ द pH temperature, the growth curve, and the influence of the environmental factors on the growth and how you can do the physical sterilization. Thank you.